नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आज़ादी के दौर की एक बेहद भावुक और मार्मिक कविता घर की याद पर बात करेंगे। ये वो दौर था जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था। तो बिना देर किए सीधा इस कविता की गहराई और उस दौर के जज्बातों को महसूस करते हैं। अब इस कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी ज़बरदस्त है। आज पानी गिर रहा है। पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे हम खुद उसी पल में मौजूद हैं, है ना? ये लगातार हो रही बारिश सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रही। दरअसल ये तो कवि के मन के भीतर उठ रही स्मृतियों की बाढ़ है। जेल की कालकोठरी के बाहर गिरता बारिश का हर एक कतरा उनके मन को घर की पुरानी यादों से घेर रहा है। और ये दृश्य हमें सीधा लेखक की उस एकांत दुनिया में खींच ले जाता है। जरा सोचिए, 3 साल के लंबे कारावास की वो अकेली रातें, जहां उनका शरीर तो कैद था लेकिन उनका मन तो आजाद था ना। वो आजाद होकर वापस अपने घर की ओर भटक रहा था। खैर, ये एकांतवास कोई कोरी कल्पना नहीं थी। ये हिंदी के महान कवि भवानी प्रसाद मिश्र की जीती जागती वास्तविकता थी। वो सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं थे, बल्कि आज़ादी की लड़ाई के एक बेहद सक्रिय सिपाही भी थे। और इसी राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इस कठोर कारावास में डाल दिया था। उनके इस जीवन काल पर अगर हम गौर करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई उनकी गिरफ्तारी कोई आम राजनीतिक घटना नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत बलिदान था। और इसी अलगाव की भारी पीड़ा ने, घर से दूर होने के उस दर्द ने इस कालजयी कविता को जन्म दिया। आज़ादी की लड़ाई से इतर वो साहित्य की दुनिया के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। उनकी साहित्यिक विरासत पर नजर डालें तो गीत फरोश और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बुनी हुई रस्सी जैसी रचनाएं देखने को मिलती हैं। साथ ही उन्होंने कल्पना पत्रिका और संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन भी किया। सच कहें तो वो उन गिने चुने कवियों में से थे जिनकी कलम से देशभक्ति और आम इंसानी भावनाएं दोनों ही बड़ी खूबसूरती से छलकती थीं। चलिए अब वापस कविता के उस भौतिक वातावरण पर आते हैं। वो ठंडी पत्थर की दीवारें और सलाखों के बाहर गिरती बारिश। ये दृश्य बड़ा अहम है क्योंकि यही लगातार गिरता पानी उनकी इस ठंडी सूनी कोठरी और उनके दूर स्थित गर्मजोशी से भरे घर के बीच एक पुल का काम कर रहा है। और इसी बारिश को देखते हुए उनका मन अपने घर पहुंच जाता है। 8, जी हाँ, उनका परिवार काफी बड़ा और भरा पूरा था। कुल मिलाकर वो 8 भाई बहन थे, 4 भाई और 4 बहनें। ये जो संख्या 8 है ना, ये उस घर की जीवंतता, उस हंसी मजाक और हलचल का सीधा प्रतीक है जिसे वो इस वक्त सबसे ज्यादा याद कर रहे हैं। पारिवारिक जुड़ाव की ये बात कितनी गहरी है। कवि अपने भाइयों को अपनी भुजाओं के समान मानते हैं, एकदम मजबूत और हमेशा साथ खड़े रहने वाले। और बहनों को उन्होंने प्यार का प्रतीक कहा है। ये एक ऐसे परिवार का अक्स है जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा है, लेकिन अब इस जेल की निर्दयी दीवारों की वजह से अलग हो गया है। अब देखिए, यहाँ जो बात दिल को एकदम चीर जाती है वो है एक बहुत ही मार्मिक विडंबना। उनकी विवाहित बहन सावन के इस खूबसूरत मौसम में खुशी खुशी अपने मायके आती है। उसे उम्मीद है कि वहाँ भाइयों का खूब प्यार मिलेगा, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे दुख और संताप के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसका एक भाई यानी खुद कवि तो जेल की सलाखों के पीछे है। जैसे जैसे हम कविता में आगे बढ़ते हैं, कवि अपने माता पिता के स्वभाव की एक बहुत ही सुंदर लेकिन विपरीत तस्वीर खींचते हैं। माँ जो शांत हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन परम सांत्वना का सबसे बड़ा स्रोत हैं, और दूसरी तरफ पिता जो शारीरिक रूप से मजबूत और ऊर्जा से भरे हुए हैं। दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अपने बेटे की अनुपस्थिति का दर्द दोनों को ही अंदर तक तोड़ रहा है। माँ के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं कि उनकी माँ अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन वो जैसे उनके लिए दुख सहने के लिए ही गढ़ी गई हैं। उन्हें लिखना नहीं आता, इसलिए उनका कोई खत जेल तक नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी उनकी गोद का वो अथाह प्यार और उनकी वो अदृश्य सांत्वना इस कालकोठरी की दीवारों को पार करते हुए सीधे कवि तक पहुंच रही है। इसके बिल्कुल उलट जरा उनके पिता का वर्णन देखिए। वो किसी तूफान या असीम शक्ति की तरह हैं। बुढ़ापे ने तो जैसे उन्हें छुआ तक नहीं है। वो आज भी दौड़ सकते हैं, खुलकर ठहाके लगाते हैं, रोजाना 260 दंड यानी पुशअप्स लगाते हैं, और भारी मुकद्दर को तो ऐसे घुमाते हैं जैसे कोई खिलौना हो। सच में उम्र को मात देने वाली एक कमाल की शारीरिक क्षमता है उनके पास।
पर यहीं पर कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। इतनी अपार शारीरिक शक्ति और निडर स्वभाव होने के बावजूद जब बात उनके पांचवें बेटे यानी भवानी प्रसाद मिश्र की आती है तो उनके पिता भावनात्मक रूप से एकदम कमजोर पड़ जाते हैं। एक पहाड़ जैसा मजबूत इंसान भी अपने बेटे की याद में फूट फूट कर रो पड़ता है। और पिता के इन आंसुओं का एहसास ही इस कविता को इसके सबसे बड़े भावनात्मक चरम पर ले जाता है। बाहर गिरती इन बारिश की बूंदों के साथ साथ कवि की अपनी भावनाएं भी छलकने लगती हैं। और फिर वो एक बड़ा ही अनूठा काम करते हैं। वो सीधे उन बरसते हुए सावन के बादलों से ही बात करना शुरू कर देते हैं। कवि बड़ी ही चतुराई से इन बादलों को अपना दूत, अपना मैसेंजर बना लेते हैं और उन्हें एक पूरी चेकलिस्ट थमा देते हैं। वो बादलों से कहते हैं कि जाकर मेरे दुखी पिता को दिलासा दो, उन्हें बताओ कि उनका बेटा जेल में एकदम मजे में है, वो साहित्य रच रहा है, खूब सारा खाना खा रहा है और सूत काटने में व्यस्त है। ये सब बस पिता को हिम्मत देने के लिए है ताकि वो परेशान ना हो। लेकिन ठहरिए, जो बात इससे भी ज्यादा जरूरी है वो है कवि की सख्त चेतावनियां। वो बादलों को एकदम साफ हिदायत देते हैं कि उन्हें क्या बिल्कुल नहीं कहना है। जेल की जो असली खौफनाक और उदास सच्चाई है वो हर हाल में छुपानी है। बादल गलती से भी उनके पिता को ये ना बता दें कि उनका बेटा रात भर जागता रहता है, लोगों से कटने लगा है या उदास रहता है। उन्हें अपने पिता के कमजोर दिल को किसी भी कीमत पर टूटने से बचाना है। और अब हम आते हैं कविता के सबसे खूबसूरत और पवित्र क्षण पर। कवि सावन को पुण्य पावन कहते हैं और उससे एक बड़ी ही भावुक विनती करते हैं। वो कहते हैं कि हे सावन, तू आसमान से जितना चाहे बरस ले, बस मेरे माता पिता की आंखों से आंसुओं की बारिश नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि उनके माता पिता अपने पांचवें बेटे के लिए जरा सा भी तरसें। तो इस बेहद मार्मिक और भावनाओं से भरी प्रस्तुति के आखिर में मूल पाठ से एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। इस पूरी कविता में वो कौन सी स्मृति, कौन सा दृश्य या कौन सी भावना है जो दिल के सबसे करीब महसूस हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के सेक्सपिनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।